अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मैं आपका होस्ट अनवारुल मुस्तफ़ा अपनी तीसरी वीडियो के साथ। पहली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जब आपको कॉल लेटर मौसूल होता है तो किन किन अशिया की ज़रूरत आपको आईएसएसबी सेंटर के अंदर होती है। नंबर दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आईएसएसबी के लिए हमें कौन से नोट्स जो हैं वो स्टडी करने चाहिए या कौन सी जो बुक है वो पढ़नी चाहिए। तो आप वो उन दो वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब तीसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोडाटा फॉर्म, जो कि एक सैम्पल बायोडाटा फॉर्म मेरे पास मौजूद है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है बायोडाटा फॉर्म की आईएसएसबी के अंदर। बायोडाटा फॉर्म क्योंकि आपका पर्सनैलिटी के मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी फैमिली के मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आईएसएसबी वैसे भी आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होता है। तो इस हवाले से बायोडाटा फॉर्म फिलिंग जो है वो आपका सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट वहाँ पे फैक्टर होता है आपकी सिलेक्शन के लिए। तो आपको बायोडाटा फॉर्म फिल करते हुए बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब बायोडाटा फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन में आपके मतलब जो आपकी ज़ात के मतलब सबसे बेसिक जो मालूमात हैं वो आपने यहाँ पे पुट करनी होती हैं। उनमें सबसे पहले आपकी हाइट आपको पता होनी चाहिए कितनी है सेंटीमीटर्स में। उसके बाद आता है बैच आइडेंटिटी। जब आप जौहर हाल के अंदर बायोडाटा फॉर्म फिल करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बैच अलॉट कर दिया जाएगा, वो नंबर आपने यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आ जाता है वेट। जब आप बेसिकली जब आप वहाँ पे जाते हैं, जब बायोडाटा फॉर्म फिल करना होता है उस वक्त तक आपका वेट वहाँ पे आईएसएसबी सेंटर के अंदर नहीं हुआ होता। तो इसलिए आपने यहाँ पे जो है अपना इनिशियल का वेट यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका वेट वहाँ पे हो जाए जाते साथ ही तो आपने वो वेट जो वहाँ पे आईएसएसबी सेंटर के अंदर हुआ था वो आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है कोर्स। आपका कोर्स कौन सा है। तो रिसेंटली क्योंकि PMA 146 चल रहा है लॉन्ग कोर्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे PMA लॉन्ग कोर्स 146। अब उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आईएसएसबी के अंदर आइडेंटिफिकेशन मार्क की आपको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप वैसे अपने साथ ये लाजमी इसको सोच के जाएं कि आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या है। आगे डेट आ जानी जिस डेट को आप बायोडाटा फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो आपका रिपोर्टिंग डे होगा। अब उसके बाद आ जाता है जनाब आपका नेम इन फुल। मतलब आपका नेम क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नेम है या आपका CNAC कार्ड पे नाम है आपका वो। उसके बाद फादर नेम इन कैपिटल। उसके बाद योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपकी एज आपकी ईयर्स मंथ और डेज़ में होती है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे एज कैलकुलेटर लें, वहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ और जो आईएसएसबी ने आपको एक मुकर्रर डेट तक आपकी एज जो है वो मालूम होनी चाहिए वो पुट करे, तो वहाँ पे आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपके फादर्स ऑक्यूपेशन आता है, तो वो आपने लिखना है कि वाले साहब क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, तनख्वाह कितनी है, सैलरी कितनी है उनकी। तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है एग्जैक्टली जो उनकी है। उसके बाद टोटल फैमिली इनकम, अगर आपका भाई और आपकी वालदा या बहन कोई जॉब कर रही है तो उनकी पे भी आपने प्लस करके यहाँ पे लिख देनी है अपनी वालद की पे के साथ। उसके बाद आपकी सिबलिंग्स आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप शिया सुन्नी वहाबी सेक्ट वो क्या है। उसके बाद आपकी कास्ट क्या है और उसके बाद आपकी मदर टंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अपनी ज़ात के मतलब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपसे आगे इंटरव्यू में भी इसी बायोडाटा फॉर्म से देख कर या वैसे आपसे ये क्वेश्चन करता है। अब उसके बाद आता है जी पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्रीवियस अपीयरेंस एट आईएसएसबी। मतलब अगर आप रिपीटर हैं, आपने पीछे आईएसएसबी दिया है तो आपको आपकी बैच आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, किस कोर्स में आपने आईएसएसबी दिया है। जैसा कि अभी 146 चल रहा है, अगर आपने प्रीवियसली 145 में दिया है तो वहाँ पर आप PMA लॉन्ग कोर्स 145 लिखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है रिज़ल्ट क्या था जनाब, क्या आपका आईएसएसबी रिकमेंडेड थे या नॉट रिकमेंडेड थे। उसके बाद आपका मेडिकल, यानी कि आप मेडिकल में पास थे या फेल थे। उसके बाद आपने नीचे आ जाता है एजुकेशन। वहाँ पे आपने अपने मैट्रिक, FSC और BA का रोल नंबर आपको लाजमी तौर पर याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होती तो रोल नंबर वहाँ पे आपको मेंशन करना होते हैं। तो इस वजह से आपको अपने रोल नंबर्स लाजमी तौर पर याद होने चाहिए, नंबर याद होने चाहिए, वो आप अपनी यहाँ पे एजुकेशन में पुट कर देंगे। अब उसके बाद जनाब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। व्हाट वाज योर एज व्हेन फादर या मदर रीमैरी। जब आपके वालिद या वालदा ने दोबारा शादी की उस वक्त आपकी उम्र क्या थी, या आप अपने पेरेंट्स के थ्रू जो है ब्रॉट अप हुए हैं या किसी थर्ड पर्सन ने, आपके फैमिली मेम्बर ने आपकी परवरिश की है, तो वो आपने लिखनी होती है, और किन एजिस में की है वो भी आपने लिखनी होती है। अब उसके बाद आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री।
मतलब आप अगर ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपको बीमारी थी या आपका ऑपरेट हुआ था तो आपने उसके बारे में यहाँ पे लिख देना होता है। तो अगर आप बिल्कुल फ़िट रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप NA नॉट एप्लीकेबल या नील लिख सकते हैं। तो उसके बाद आता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि आपके बहन और भाई कितने हैं, उनकी एज कितनी है और वो क्या करते हैं। वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख देंगे, वो आपको ज़बानी भी याद होनी चाहिए। वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है कि आपके कितने बहन भाई हैं, आपके बहन भाई क्या करते हैं। अब उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई सिविल जॉब की है तो आप उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि ये मेरे पास बायोडाटा फॉर्म सैंपल है, तो ये इस तरह के जो सिविल एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन होती है ये वहाँ पे आपसे नहीं पूछी जाती, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये लाजमी करके जाएँ, क्योंकि ये बायोडाटा फॉर्म असल हालत में यहाँ पे मौजूद अवेलेबल नहीं है। तो एक सैम्पल बायोडाटा फॉर्म से मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो असल बायोडाटा फॉर्म जो ISSB में अपने फ़िल करना होता है उसमें कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो भी आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट में जो है सिविल एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना होता, ना बायोडाटा फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, लेकिन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो इस वजह से आप वो लाजमी याद रख के जाए। उसके बाद आता है सिविल एम्प्लॉयमेंट आपने किस डिपार्टमेंट में की है और आपकी एग्जैक्ट जॉब क्या थी, सैलरी क्या थी, ड्यूरेशन क्या था आपका, रीज़न फॉर लीविंग, उसको छोड़ने की वजह क्या थी। तो ये आपने वहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। अब उसके बाद आता है जी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, मतलब आप कोई गेम या स्पोर्ट खेलते हैं तो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपने ज़िले सतह पे खेली है या इंटरनेशनली सतह पे खेली है तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी होती है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन होता है जो वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म में पूछा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आपके ISSB में भी वो एक अपना ख़ास मुकाम रखता है, वो है व्हाट विल यू डू इफ़ यू गॉट नॉट रिकमेंडेड एंड वाई। तो इस सवाल का जवाब आप अपने स्टेटस के मुताबिक देंगे। फ़र्ज़ किया कि अगर आपके पास लास्ट चांस है तो आप कहेंगे, वहाँ पे लिखेंगे कि मैं अपनी स्टडीज़ जो है उसको कंटिन्यू करूँगा, और क्योंकि मेरे पास दूसरा चांस नहीं है, वाई का जवाब ये हो जाएगा। अब अगर आपके पास ये फ़र्स्ट चांस है तो आप लिखेंगे कि आई विल टेक माई सेकंड चांस। तो वाई का आंसर होगा, क्योंकि ISSB देने के 2 चांसेस होते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अल्लाह पे और ख़ुद पे बड़ा एतमाद है कि मैं इंशाल्लाह सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन अगर ना हुआ तो मैं अपने स्टेटस के मुताबिक आपने ये जवाब दे देना है। जो जिनका पहला चांस है वो लिखेंगे कि हम दूसरा चांस लेंगे, और अगर जिनका दूसरा चांस है वो कहेंगे कि हम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगे, हम अपनी जॉब कंटिन्यू करेंगे, या हम कहीं और पे अपनी जो है वो लक और अपनी मेहनत जो है वहाँ पे इम्प्लाई करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ISSB के अंदर बायोडाटा फॉर्म के अंदर लाजमी तौर पे मिलेंगे। उनमें डू यू एवर लिव इन हॉस्टल, तो आप हॉस्टल में कितनी देर से रह रहे थे, किन किन एजेस के दरमियान रहे थे। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे पुट करनी है। ये बेसिकली आपका देखने के लिए होता है कि आया कि ये बंदा जो है वो अपने घर से दूर रह सकता है या नहीं रह सकता, या इसका मेंटलिटी क्या है आर्मी के बारे में, या जो आप आर्मी की कंडीशंस होती हैं, जो जिस माहौल में एक आर्मी ऑफिसर रहता है आप उस माहौल में ढल सकते हैं या कि नहीं। अब उसके बाद आता है हैव यू ट्रैवल्ड अब्रॉड, इफ़ यस कंट्री ड्यूरेशन ऑफ स्टे, अगर आप कहीं बाहर गए हैं, किसी और मुल्क में गए हैं तो वहाँ पे आप किस कंट्री में आपने स्टे किया है और कितनी ड्यूरेशन में आपने किया है। अब आपको किस तरह के दोस्त पसंद हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो आपकी हॉबीज़ पूछी जाएंगी। अब जो चीज़ें आपने यहाँ पे बायोडाटा फॉर्म में लिखनी है वो आपको ISSB के 5 दिन फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। ये ना हो कि आप यहाँ पे कुछ और लिखें, अपनी हॉबी क्रिकेट लिखें और वहाँ पे आप फुटबॉल बताएं। तो इस वजह से इस चीज़ों का ध्यान रखना है लिखते हुए। अब उसके बाद आप लिखेंगे कि वेयर वर ब्रॉट अप, विलेज और टाउन, के आपकी परवरिश किस विलेज या टाउन में हुई है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप क्या किसी भी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में गए हैं, किस अगर गए हैं तो वहाँ पे किस साल से कब तक आप रहे हैं और आपने वहाँ से क्यों छोड़ा है। अब उसके बाद आता है पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, आपके वालिदैन के बारे में इंफॉर्मेशन। तो वहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा एज ऑफ फादर इफ़ अलाइव, और अगर आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं तो उनकी एज क्या है, अगर आपकी वालदा ज़िंदा हैं तो उनकी एज क्या है, अगर खुदा न खास्ता कोई वालिद आपका फ़ौत हुआ है या वालदा फ़ौत हुई हैं तो उनकी जो है वो रीज़न क्या थी उनकी डेथ की।
कॉज ऑफ डेथ आपने वहाँ पे लिखनी है फादर की और मदर की। अगर वो दोनों ज़िंदा हैं तो यहाँ पे आप नील या नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। डिड योर फादर या मदर रीमैरी, ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कर लिया है। अगर आपके वालिदैन ने दोबारा शादी की है तो आप उसको डिस्क्राइब कर देंगे। लें जी, ये था हमारा बायोडाटा फॉर्म। इसको फिल करते हुए किन किन चीज़ों को आपका ख्याल रखना चाहिए ये आपको मैंने बता दिया है। GTOs, डिप्टी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब का ये बायोडाटा फॉर्म देखकर ही आपसे इंटरव्यू लेते हैं और इसी से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आया कि आपने बायोडाटा फॉर्म में सच लिखा है या झूठ। तो बायोडाटा फॉर्म लिखते हुए नंबर 1 आपने सच बोलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि आप अगर नॉट रिकमेंड होते हैं तो आप कहाँ पे जाएंगे और वो आप फील्ड क्यों चुनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने सोच समझ के, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है, अब आपने वैसा ही लिख देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी IASSB प्रिपरेशन सीरीज़ का हिस्सा बने रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। शुक्रिया।